बिजली बनती है वो कितने बनती है 11 किलो वोल्ट। इसलिए क्योंकि इससे अगर कम बनाओगे तो करंट का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा जो कि लॉस ऑफ एनर्जी दिखाएगा। अगर इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो इंसुलेशन की प्रॉब्लम आने लग जाएगी क्योंकि वो इंडक्शन पैदा करेगा, आयनाइज कर देगा गैस को। ठीक है, 11 किलोवाट बनाते जरूर है, बट जब उसे ट्रांसफर करना होता है यानी मेन स्टेशन से सब स्टेशन या आपके जहां से जनरेट हुए वहां से हमारे डिवीजन के लिए, तब हमें उसका वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। वोल्टेज बढ़ाने का सिर्फ एक ही फायदा है कि वोल्टेज बढ़ाने से, क्योंकि पावर कांस्टेंट है, करंट कम हो जाता है और करंट कम होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है, यानी लॉस ऑफ एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, कोई डाउट? फिर हम उस कितने होते हैं 32 किलोवाट, ठीक है, उससे हम कम करके 33 बनाते हैं जो कि हम एक हैवी इंडस्ट्रीज को देखते हैं, उससे कम करके फिर दोबारा 11 किलोवाट बनाते हैं जो कि हम लाइट इंडस्ट्रीज को देते हैं। उसके बाद हमारा बिल्कुल आपका 220 किलोवाट आता है जो हमारे घर के आसपास होता है। उसके बाद हमारे घर में वो बिजली आती है। हाँ, 220 वॉट, किलो मत बोल दिया ये तो सबसे ज्यादा हो गया, मेरी गलती। 220 वॉट, ठीक है, ओके। सो इसके बाद हमारे घरों में जो वायरिंग आती है, एक वायरिंग जो अर्थिंग होती है वो कहीं यहाँ से आती नहीं, वो हमारी अर्थ या बिल्डिंग प्रोवाइड करती है या हमारा घर प्रोवाइड करता है। तो घरों में जो 3 वायरिंग आती है, वन इज योर अर्थ, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली वहां होती है, वन इज योर लाइव, अदर इज योर न्यूट्रल। जो हमारे घरों में बिजली लाता है इज लाइव वायर, जो न्यूट्रल है जस्ट वो सर्किट को कंप्लीट करता है, जिससे करंट को एक तरीके बोलते हैं ले जाने के लिए। वैसे वो गलत वर्ड है, बट आपको बिजली वाले यही बोलेंगे कि यहाँ से करंट आता है, यहाँ से करंट जाता है, ठीक है, बट वो गलत वर्ड है क्योंकि लाइव वायर ही करंट को भेजता भी है और वापस खींचता भी है। बट सिर्फ न्यूट्रल वायर का रोल क्या है? जस्ट टू मेक द सर्किट कंप्लीट। अब ये 2 वायर्स बेसिकली सब इंस्ट्रूमेंट में लगते हैं, बट जो हैवी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें हम 3 वायर लगाते हैं। कोई डाउट किसी को इसमें? इसके बाद मेन स्विच, जो घर का मेन स्विच होता है, जो कट ऑफ जिसे बोलते हैं, वो लगता है आपका लाइव और न्यूट्रल दोनों में। ठीक है, लाइव और न्यूट्रल दोनों में। कोई डाउट इसमें? चलिए, इसके बाद आते हैं हाउस वायरिंग। अब देखो हाउस वायरिंग में जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज रिंग स्ट्रक्चर। क्या होता है? तो आपको जैसे सिर्फ इस कमरे की अगर मैं बात बताऊं तो क्या हुआ होगा, इस कमरे में एक मेन वायर आया होगा, जैसे ये 3 वायर आए, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ऐसे करके दिखा रहा हूं और एक को बिल्कुल छोटा छोटा करके दिखा रहा हूं, ठीक है, तो आपको पता चल, ये मान लो लाइव है, ये न्यूट्रल है, ये अर्थ है, ठीक है। तो आपने पहले ये बना लिया लाइव वायर, फिर आपने न्यूट्रल बनाया और फिर आप अर्थ बना रहे हैं, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर बाहर अंदर कुछ भी कर सकते हो, उसमें ऐसा इशू नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को देते हो तो आप यहां से एक वायर निकालते हो, यहां से एक वायर निकालते हो, यहां से एक वायर निकालते हो और एक इंस्ट्रूमेंट बना लेते हो जो इसमें वो कनेक्ट होगा, पंखा, फ्रिज, बल्ब, जो भी है, समझ में? अब इसके फायदे क्या है? इसमें वायरिंग कम यूज होती है। पहली चीज, इमेजिन करो 3 वायर से आपने वायर निकाला, पहला पंखे को दिया, फिर दोबारा सोर्स पे गए, फिर 3 वायर निकाले, फिर अगले बल्ब को दे गए, फिर 3 वायर निकाला, फिर आप गए टीवी को देने, फिर 3 वायर निकाला, फिर आप गए फ्रिज को देने, फिर 3 वायर लिया, फिर ऐसे अगले। कितना लगे? बहुत ज्यादा वायरिंग लगी। इसमें आपने क्या करा, पहले आपने सर्किट बनाया। आप लोगों ने किसी के घर को बनते देखा है? सबसे पहले लेंटर डालने से पहले वो पाइपिंग बिछाते हैं। पाइपिंग क्यों बिछाते हैं? जिससे तार डालने में इजी है, याद है? तो उसका रोल ही ये होता है कि इससे वो पूरा का पूरा सर्किट बना ले। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले वो एक पूरा चारों तरफ का सॉकेट बनाते हैं जिसमें वायरिंग होगी। उसके बाद जब वो वायरिंग हो गई, उसके बाद वो वहां पे बीच में सॉकेट देते हैं। यहाँ पंखा चाहिए, एक वायर दे दिया, यहाँ लाइट चाहिए, लाइट के लिए वायर। तो उसमें से वो पैरेलल निकालते हैं, मतलब आपके घर में पहले चारों तरफ ऐसा बना देंगे जिससे लाइव वायर रोटेट कर सके, ठीक है। उसके बाद आपको पंखा चाहिए, यहाँ पंखे के लिए दे दिया, आपको यहाँ लाइट चाहिए, यहाँ लाइट के लिए दे दिया, अच्छा आपको यहाँ स्विच के लिए चाहिए, स्विच के लिए दे दिया, जो चाहिए वो वहां से निकाल लिया। अब इसका फायदा क्या है? बाय चांस आपका कोई इंस्ट्रूमेंट ठुक गया, वो यहाँ से तो ठुका, ये सर्किट तो अभी भी बना हुआ है,
बात समझ में आई है नहीं है? तो आपका एक इंस्ट्रूमेंट खराब होने के बावजूद बाकी इंस्ट्रूमेंट घर के वर्क करते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फायदा समझ में आया? कॉस्ट इफेक्टिव है, कम वायर यूज हो रहा है। ठीक है, तो दो फायदे मैंने आपको बताया। पहला, अगर एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है दूसरे इंस्ट्रूमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हाँ, सीरीज ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, सबको सेम पोटेंशियल मिल रहा है। तो अगर सबको सेम पोटेंशियल मिल रहा है तो ऑलमोस्ट सब में अब डिपेंड करेगा उन पर कितना रेजिस्टेंस है, उसमें उतना करंट जाएगा। क्योंकि अगर सब पैरेलल है ना, यहाँ से जब निकलेगा तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएंगे। अगर वो पैरेलल हो जाएगा तो सबको क्या बराबर पोटेंशियल बराबर, मेरा क्या होता था सीरीज में आपका जो करंट होता है वो सेम रहता है बट पोटेंशियल चेंज होता है। बट पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट तो डिपेंड करेगा ना कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हो। क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है? तो दैट्स कॉल्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर। एडवांटेज समझ में आए? कभी कभार इसके डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं, कभी कभार। तो डिसएडवांटेज क्या है बताओ, सोचो क्या होना चाहिए। बाय चांस अगर आपकी वायरिंग फूक गई तो अप्लायंस पूरा कमरा चला जाएगा, जो कभी कभार होता है। ठीक है, अगर अप्लायंस एक वायरिंग फूक जाए और इसकी वायरिंग डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको हो गया तो आपको पूरी वायरिंग ही चेंज करनी पड़ेगी। आप नहीं पता, या तो तार थोड़ी खींच के देखते हो क्योंकि लैंडर के अंदर चला गया तो आपको नहीं खोल के देखो अरे भाई कहाँ है, तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर एक बार कोई ये खराब हुआ तो बड़ा मुश्किल होता है वायरिंग चेंज करना। ये तो तीन सिंपल है, ये घुमाना, इनमें तो कोई फूक गया तो क्या होगा? हाँ, अगर फूकेगा तो बीच में कहीं पॉइंट से कटेगा बिल्कुल। और लाइन में वो पूरा का पूरा एक रिंग है। हाँ, फिर उसके ऊपर और उसके नीचे साइड में तो जाएगा। ये लाएगा, अब भेज देगा तो नीचे पोटेंशियल नहीं जाएगा। हाँ, तो नीचे वाला यहाँ गया, यहाँ से निकला, ऐसे कह रहा है। हाँ, यहाँ पे तो ये वाला प्लान चल जाएगा कि वो यहाँ से करंट जाने के लिए वापस तो रास्ता मुझे वहीं से मिलेगा। तो न्यूट्रल में जाएगा ना। सुनो, हम ये सोच के बैठे हैं कि यहाँ से घुसा, न्यूट्रल में चला गया, वो काम हो गया, मेरा इतना काम हो गया। कह रहे हो ना, मैं समझ गया आपकी बात कि यहाँ से वायर निकला, ये अप्लायंस में घुसा और यहाँ से न्यूट्रल वायर है, वहां से करंट निकल रहा है, ये कह रहे हो ना। बट अगर यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ से करंट, ये कह रहे हो यहाँ से ये अगर टूट गया तो इससे पहले जितने इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करने चाहिए। अगर वो इसी प्रिंसिपल पे है कि लाइव वायर से आया और न्यूट्रल में जा रहा है तो हाँ, बट मोस्टली टाइम वो ऐसा क्लोज सर्किट जब बनाते हैं तो इसी से वायर आगे भी भेजते हैं, इसी से वायर अगला वायर दूसरे कमरे में जाता है, तब वहां प्रॉब्लम आ जाती है। समझ में? हाँ जी, तो वो उसको आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। वही तो मैंने बोला, अगर यहाँ से लाइव वायर से न्यूट्रल वायर होगा तो, अगर लाइव से डायरेक्ट न्यूट्रल वायर है तो हाँ, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? अब मान लो आपका कोई भी है, अब देखो मैं बल्ब बनाता जरूर हूँ, बल्ब का मतलब ये नहीं है मैं बल्ब ही समझा रहा हूँ, ये गीजर, हीटर, एसी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका यहां से वायर, अब ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये मैंने कल भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ समझने को। ठीक है, अगर मैं स्विच यहां लगाता हूं तो भी सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, स्विच अगर मैं यहां लगाता हूं तो भी सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। बट कौन सा सही है? लाइव वायर वाला सही है, क्योंकि हमारा स्विच का रोल सर्किट को इनकम्प्लीट करना नहीं, परंतु हमारे अप्लायंस को बचाना है। कि अगर मैंने स्विच क्लोज करा तो मेरे अप्लायंस में करंट जाए ही नहीं। समझ में आया? वो पोटेंशियल मेरे सर्किट यहां तक पहुंचे नहीं, क्योंकि अगर मैंने यहां बनाया, यहां स्विच लगाया और ये मैंने बंद कर रखा है, तो वो पोटेंशियल मेरे इसमें पहुंच रहा है। अगर इसे कहीं से अर्थिंग मिल गई तो इसमें से करंट फ्लो कर जाएगा। समझ में? बट अगर मैंने यहाँ स्विच लगाया और ये क्लोज है और ये ओपन है, तो चाहे मैं इसे ऑपरेट करूं, छू, कुछ भी करूं, इसे नहला दूं, कुछ नहीं होना। समझ में आया? यही सेम स्विच के साथ फ्यूज में भी होता है। फ्यूज अगर मैं यहाँ लगाऊंगा वही बात है, तो पहले अप्लायंस फूकेगा, बाद में फ्यूज फूकेगा। मतलब हमें अप्लायंस इसलिए लगाया कि फ्यूज ना फूक जाए, बट एक्चुअली उल्टा रोल है। तो फ्यूज लगाना होता है जिससे अप्लायंस ना फूके। तो हमें कहाँ लगाना है? लाइव वायर में अप्लायंस से पहले। ठीक है, लाइव वायर अप्लायंस से पहले ही कहलाता है वैसे। स्विच के बाद स्विच के बाद स्विच के बाद लगा, स्विच के पहले को क्या फर्क पड़ता है? वैसे स्विच के बाद लगा के पहले लगा के क्या करोगे? स्विच भी बचाओगे?
स्विच भी नहीं फूकना चाहिए। आप अप्लायंस को फ्लो करवाना चाहते हो, ऑन करना चाहते हो और फिर देखना चाहते हो अगर ज्यादा करंट आ रहा है तो फ्यूज फूक जाए, यही होता है जनरली। ऐसे ही वर्क करता है। आप कोई भी स्विच ऑन करते हो तब जाके अगर वो ज्यादा करंट देता है तो वो अप्लायंस का फ्यूज फूक जाता है, ना कि पहले फ्यूज फूक जाता है। कह रहे मैं तो स्विच ही ऑन नहीं करा भाई। कॉन्सेप्ट समझे मेरा? अगर आपने स्विच यहाँ लगा दिया तो ये सही है, बट अगर आपने स्विच यहाँ लगाया, आपने अप्लायंस यूज नहीं करा, फ्यूज पहले फूक गया। तुम कहोगे भाई साहब मैं तो ऑन ही नहीं करा अभी तक सामान, ये पहले फूक रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को इसमें? इस साल ये क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ। कोई डाउट? ओके ये हाँ कहाँ आगे पीछे? स्विच यहाँ लगा दो, सुनो स्विच यहाँ लगा दो, करंट आया, करंट इसमें तो होके फ्लो निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपका करंट फ्लो करके निकला, ये क्लोज है, करंट यहाँ से फ्लो करके निकला तो फूक जाएगा ना। अगर बाई चांस मान लो ये आपका लगाया हुआ था, आपने यहाँ पे छू लिया, कहीं से अर्थिंग प्रोवाइड करा दी से, सर्किट कंप्लीट हो गया, इसमें से करंट फ्लो करा तो फ्यूज फूक गया। मान लो कहीं अर्थिंग पकड़ रहा था, ये अर्थिंग पकड़ रहा था तो ये तो यहाँ से फ्यूज में से करंट फ्लो करेगा ही करेगा। फ्यूज में करंट फ्लो करा, फ्यूज फूक गया, तुम कहोगे मैंने स्विच ऑन करा ही नहीं अब तक। इसलिए स्विच को फ्यूज वायर से भी पहले लगा के रखते हैं यहाँ। नहीं, ये तभी फूकेगा जब मैं सर्किट को क्लोज करूंगा। जब सर्किट ओपन है तो जाने दो अर्थ, यहाँ भी अर्थ हो रहा, होने दो अर्थ, अर्थ से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अर्थ तब ऑपरेट करता है जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आ कहां से रहा है? तो अब अगर मैं फ्यूज ये स्विच बंद करूंगा तभी फ्यूज फूकेगा, अगर ज्यादा करंट है तो। नहीं है तो बचा रहेगा, सेफ लिमिट ऑफ करंट तक करंट है तो बचा रहेगा। बट अगर मैं फ्यूज स्विच बाद में लगा दूं और अर्थिंग हो तो करंट तो फ्यूज में से होकर कंटिन्यूसली जा रहा होगा। समझ में आ गया? डिफरेंस समझ में आया? ओके। अब आते हैं स्टेयर केस स्विचिंग पे। अब देखो स्टेयर केस स्विचिंग बहुत सिंपल सी स्विचिंग है, आपको मैं समझा भी रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ एक प्रैक्टिकली एजम्पशन भी दूं तुम्हें। तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये मान लो दो वायर है, ठीक है, विच आर पैरेलल, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच मान के चलो, ठीक है, और ये बल्ब है, ठीक है। अब ये मैंने बीच में कंडीशन ऐसी बनाई है कि दिखे कि भाई क्लोज है, कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ बीच में नहीं रोक के रख दिया। स्विच या तो ऑन या तो ऑफ होता है ना। अब ये कुछ पैरेलल वायरिंग का सिस्टम होता है। अब ये क्यों होता है इसका रीजन समझाता हूं। मान लो ये स्विच का एक हिस्सा सीढ़ी पे ऊपर है, ठीक है, और ये हिस्सा बिल्कुल सीढ़ी के नीचे। कोई डाउट? पक्का? अब मान लो आप गए और आपने करा स्विच ऑन, इसे ऑन कर देते हैं, ठीक है, ऑन ही, और ये ऑफ वाला स्पेस। हम क्योंकि हम एक ऑन और ऑफ ही जानते हैं, वैसे फर्स्ट फेज सेकंड फेज होता है, ठीक है, बट अभी ऑन और ऑफ मान लीजिए। स्विचिंग वाला ऐसा केस होता है कि इसमें दोनों तरफ ऑन है, वो मतलब करंट कहीं से भी फ्लो कर सकता है। बट अभी क्योंकि हम ऊपर वाले को ऑफ मानते हैं, नीचे वाले को ऑन मानते हैं, तो मैं उसी सिंबल को यूज करके समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मत कहना सर ऑफ होके भी ऑन है, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे स्विच का ऑफ स्टेट और ऑन स्टेट होता है, मैं उसी को यूज करके सिंबलाइज यूज करके बता रहा हूँ। ऑन का मतलब ऑन नहीं है, ऑफ का मतलब